नमस्कार, अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। देहरादून से बड़ी खबर है। स्टूडेंट्स की फीस के मामले में 10वीं 12वीं के स्टूडेंट से ली जाएगी पूरी फीस। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस बात के आदेश जारी किए हैं। बाकी क्लासेस की पढ़ाई जारी और रहेगी ऑनलाइन तरीके से। ऑनलाइन पढ़ा रहे स्कूल लेंगे सिर्फ ट्यूशन फीस। ये यहां पर स्टूडेंट्स की फीस के मामले में निर्देश जारी किए गए हैं। बाकी क्लासेस की पढ़ाई ऑनलाइन जारी रहेगी। 10वीं 12वीं स्टूडेंट से फीस ली जाएगी। शिक्षा सचिव ने बाकायदा इसके आदेश जारी किए हैं। आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश जारी किए हैं। बाकी क्लासेस की पढ़ाई ऑनलाइन जारी रहेगी और पढ़ा रहे स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे। भारती सकलानी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है हमारी संवाददाता। भारती, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? लगता है भारती से हमारा संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है। उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स की फीस के मामले में यहां पर ये बड़े आदेश सामने आए हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। एसटीएफ ने फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। वसंत विहार क्षेत्र में फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर पकड़ा गया है। सेंटर से 4 लाख रुपए के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका में सीनियर सिटीजन को निशाना बनाकर यह ठगी करते थे। देहरादून से बड़ी खबर, फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वसंत विहार क्षेत्र में एक कॉल सेंटर पकड़ा गया है। फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी ये इस तरह का गिरोह आया जो वहाँ फॉरेनर्स में वहाँ से डाटा ले करके और वहाँ जैसे अपने यहाँ फ़ोन कॉल जाती हैं उनके बैंक वगैरह की डिटेल्स लेकर के वहाँ पे साइबर फ्रॉड कर रहा था। तो उस कॉल सेंटर को हमने पकड़ा है तो और एसटीएफ को मैंने एक्टिवेट किया है कि भविष्य में कोई भी हमारे यहाँ से इस तरह का नेटवर्क चलने ना पाए। हम लगातार निगरानी रखेंगे। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपांकर, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? किस तरीके से इनका नेटवर्क काम करता था और कैसे पुलिस इन तक पहुंची है? अनुपम, लगभग 6 महीने से ये कॉल सेंटर यहाँ देहरादून में एक्टिव था और इस बात की जानकारी स्पेशल टास्क फोर्स को मिली थी। ये खास तौर पर जिस तरह आधार कार्ड भारत में एक आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसी तरीके से सीनियर सिटीजन्स के लिए यूएस में एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो ये जो सभी पकड़े गए आरोपी, ये पढ़े लिखे आरोपी हैं, स्टूडेंट्स हैं और ये कॉल सेंटर चला रहे थे। ये अमेरिकी पुलिस बनकर कॉल करते थे सीनियर सिटीजन्स को और वहां से उनकी डिटेल्स लेते थे। अभी जो खबर है कि दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में भी इनके तार जुड़े हुए हैं और मेन जो इनका नेटवर्क चलता था वो दिल्ली से चलता था। करोड़ों की ट्रांजेक्शंस इनकी हुई है। 4 लाख रुपए कैश पकड़ा गया है, कंप्यूटर्स 21 जब्त किए गए और अब ये जो 5 लोग गिरफ्तार हुए, इनमें 4 दिल्ली के रहने वाले हैं जबकि एक उत्तराखंड का है। तो अब एसटीएफ का कहना है कि उसकी अगली दबिश दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में होगी और ये फ्रॉड तरीके से यूएस सिटीजन्स को बिल्कुल दीपांकर, आप नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दीपांकर इस खबर पर अपडेट दे रहे थे। देहरादून से ही बड़ी खबर है। राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग राशि। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से हुई अभियान की शुरुआत। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने सहयोग राशि का चेक सौंपा है। श्री राम नाम के जयकारे भी लगाए गए हैं। विहिप संघ नेताओं ने सीएम से आवास पर भेंट की, मुलाकात की और तब जाकर के चेक सौंपा गया है। यह सहयोग राशि दी गई है। तो सीएम ने मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग राशि दी है। सहयोग राशि का चेक उन्होंने सौंपा है और इस दौरान राम नाम के जयकारे भी लगाए गए। देहरादून से बड़ी खबर है। सीएम के स्वस्थ होने के बाद पहली कैबिनेट है आज। करीब 1 महीने बाद आज कैबिनेट की बैठक होगी। शाम 6 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। नर्सिंग भर्ती, कोऑपरेटिव हेल्थ से जुड़े प्रस्ताव पास हो सकते हैं। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कैबिनेट की आज बैठक हो रही है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस बैठक में पास किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। त्रिवेंद्र सरकार फरवरी में पेश होने वाले आम बजट की तैयारियों में जुट गई है। चुनावी साल होने के चलते आम जनता की बढ़ती उम्मीदों का भी ध्यान बजट में रखने की कोशिश होगी और आम जनता से मांगे जा रहे सुझावों को भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट चुनाव में जाने से पहले त्रिवेंद्र सरकार का अंतिम बजट होगा। चुनावी साल होने के कारण बजट से लोगों की अपेक्षाएं भी ज्यादा होंगी, तो सरकार की भी कोशिश होगी कि वो ऐसा बजट पेश करे ताकि हर तबके को खुश किया जा सके। इसके लिए त्रिवेंद्र सरकार बजट को लेकर आम जनता से भी राय मांग रही है। 20 जनवरी तक आम जनता से बजट को लेकर सुझाव मांगे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा सुझाव को इस बार बजट में शामिल कर सकती है। बजट का सीधा संबंध आम जनता से होता है और माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र जी का मानना है कि जो लोग सीधे इससे प्रभावित हैं उनके विचार भी इसमें समाहित होने चाहिए और साथ ही जनता में जो विशेषज्ञ हैं उनके सुझाव भी इसमें आने चाहिए। लोगों का कहना है कि कोरोना के कारण बीता साल सही नहीं रहा, ऐसे में बजट में छोटे छोटे प्रावधान भी होने चाहिए जिससे लोगों को राहत मिल सके, बैंकों से कुछ रियायतें मिलें ताकि जिन लोगों का काम धंधा छूट गया है उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद मिले। यहाँ पे बहुत रिलैक्सेशन होना चाहिए। यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा एक रिलैक्स तरीके से लोगों को अपना समय देना चाहिए वापस आने के लिए। अगर ये सब कॉम्प्लाइंसेस में पेनल्टीज ना लगाई जाए और या कम लगाई जाए तो उससे ये होगा कि एक आदमी पे जो ऑलरेडी बोझ है अपने धंधे को वापस खड़ा करने के लिए, वो ये अतिरिक्त बोझ जो कॉम्प्लाइंसेस के हैं उससे वो स्ट्रगल होने के बजाय अपने धंधे को वापस लाने की कोशिश करे। आम जनता budget.uk.gov.in पर जाकर अपना फीडबैक दे सकती है। माना जा रहा है कि चुनाव में जाने से पहले अपने अंतिम बजट को सरकार गैरसैंण में पेश करेगी, इसलिए भी इस बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें हैं और सरकार की चुनौती बढ़ गई है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से खबर है, किसान कानून पर कांग्रेस का राजभवन कूच। किसान कानून के विरोध में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है। नेता विपक्ष इंदिरा हृदय, प्रभारी देवेंद्र यादव भी वहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस नेताओं ने राजभवन कूच किया है और लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के विपरीत किसानों पर 3 काले कानून लादने का काम किया है, जिसके विरोध में किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि किसानों की इस लड़ाई में कांग्रेस किसानों के साथ लाभबद्ध होने का काम करे। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस के राजभवन घेराव पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का बड़ा बयान सामने आया है। भगत का कहना है कि पूरे देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है वो किसान नहीं, कांग्रेस का आंदोलन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कुछ अराजक तत्व इसमें शामिल हैं। भगत ने कहा कि आंदोलन किसानों के हित में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मोदी को परेशान करने के लिए किया जा रहा है ताकि वो देश हित में कोई नया काम न कर सकें। पूरे देश में ही जो किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेस का आंदोलन है। पूरी तौर पर कांग्रेस का इसके पीछे खड़ी है और कुछ अराजक तत्व भी इसमें शामिल है। ये कोई किसानों के हित की बात नहीं है, ये तो मोदी को कैसे परेशान करें ताकि वो कोई नए काम देश के हित में करने में विलंब करे, इसके लिए सब काम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस से टूटकर भाजपा में गए नेताओं की वापसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि लोकतंत्र में दल बदल पाप है, लेकिन भाजपा ने लोकतंत्र के लिए जिस तरीके से चुनौती पेश की है, ऐसे में लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस में इतना सक्षम व्यक्ति है जो भाजपा में टूट करवा सकता है, तो मैं उसे अपना नेता मानकर फूलमाला पहनाने को तैयार हूं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले कई नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने भाजपा नेताओं के संपर्क में होने की बात कही थी। भाजपा जिस तरीके का राजनीतिक दल हो गया है, देश के लोकतंत्र के लिए एक चुनौती बन गया है अपने आप में, तो इसलिए यदि कोई भाजपा में टूट करवा रहा है तो मैंने कहा मैं उसको अपना नेता मानने और उसको माला पहनाने के लिए तैयार हूं। ड्राई रन को लेकर देहरादून से बड़ी खबर है। आज होने वाला ड्राई रन नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर आज तैयारियों को फाइनल किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 3 सफल ड्राई रन हो चुके हैं और 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का काम शुरू होना है। 16 जनवरी से देश भर में वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसको खुद पीएम मोदी लॉन्च करेंगे। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन को लेकर क्या है तैयारी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
कोविड वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश में 33 सेंटर्स बनाए गए हैं। सर्वर और पोर्टल की दिक्कत न आए और 50,000 हेल्थ वर्कर्स का डेटा रिकॉर्ड में रहे, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी जिलों के लिए वैक्सीन भी पहुंचा दी गई है। अल्मोड़ा में 6,970, बागेश्वर 3,320, चमोली 4,880, चंपावत 2,610, देहरादून 28,920, हरिद्वार 18,050, नैनीताल 12,010, तो पौड़ी में 6,670, पिथौरागढ़ 5,820, रुद्रप्रयाग 2,580, टिहरी 7,160, उधम सिंह नगर 8,680 और उत्तरकाशी में 3,950 वैक्सीन की डोज पहुंचा दी गई है। हम लोग पूरी तरह से तैयार है। हमारे सभी जिलों ने अपने जो 16 तारीख को लॉन्च होना है उसके लिए सेंटर्स चिन्हित कर दिए हैं। तो जिलों ने 33 सेंटर्स, हमारे उत्तराखंड को 33 सेंटर चिन्हित करने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं ड्राई रन में कुछ दिक्कतें जरूर आई थी, लेकिन उसे भी अब दूर कर लिया गया है। नोडल अधिकारी का कहना है कि वैक्सीनेशन के लिए कर्मचारियों को कई राउंड की ट्रेनिंग दी गई है। वैक्सीन देने के लिए देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा 4 सेंटर बनाए गए हैं, जहां एक दिन में 100 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। जो लोग बेनिफिशियरी होंगे उनके पास एटलीस्ट कुछ रिकॉर्ड्स रहेगा और कुछ रिकॉर्ड्स हमारे पास भी रहेगा। एटलीस्ट हम लोग बाय द वे किसी वजह से अगर टेक्निकल ग्लिच होता है, हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, तो नेक्स्ट टाइम जब उसका वैक्सीनेशन होगा सेकंड डोज, उसके बारे में जानकारी रहेगी उसमें, और वो दिखा भी सकता है कि ही इज वैक्सीनेटेड। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन तो शुरू हो जाएगा, लेकिन सतर्कता तब भी जरूरी होगी। इसलिए सरकार लोगों को लगातार जागरूक कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। कल से लगने वाली कोविड वैक्सीन चंपावत में पहुंच गई है। जिले में 2,610 कोविड वैक्सीन पहुंचने के बाद प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक शनिवार को पहले चरण में चंपावत और टनकपुर में कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना वॉरियर्स के तौर पर पहले स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी लोगों को लगाई जाएगी। इसके बाद जिले में बने 21 सेंटरों में चरणबद्ध तरीके से कोविड वैक्सीन नियम मानकों के तहत चिन्हित विभाग के कर्मचारियों को लगाई जाएगी। चंपावत को 2610 वैक्सीन प्राप्त हुई है और प्रथम फेज में स्वास्थ्य कर्मी को लगना है, तो इसके लिए हमारे यहाँ 2 केंद्र हमने चिन्हित किए हैं, जिला अस्पताल चंपावत और दूसरा SDH टनकपुर। कल जो है जो क्योंकि 16 तारीख को इसका प्रारंभ होना है, तो इसके लिए स्वास्थ्य कर्मी चिन्हित कर लिए गए हैं और सभी जगह संपूर्ण तैयारी कर ली गई है वैक्सीन लगाने संबंध में। ब्रेक के बाद उत्तराखंड में कहावत है कि पहाड़ की जवानी हमेशा ही देश के लिए समर्पित होती है, और ऐसी कई परिवार हैं जिनकी पीढ़ियां भारतीय सेना में सेवा दे चुकी हैं। आर्मी डे पर हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। देश सेवा का जज्बा, जुनून पहाड़ के खून में है। हर घर से लोग डिफेंस फोर्सेस में जाने को तैयार रहते हैं। हाल ही में हुई सेना भर्ती में भी इसकी बानगी दिखी, जब हजारों युवाओं ने भर्ती में मेहनत कर अपनी किस्मत आजमाई। सेना में अधिकारी रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह नेगी बताते हैं कि उनकी 4 पीढ़ी लगातार सेना का हिस्सा रही है और अब पोता भी आर्मी में ही जाने की तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड में एक युवकों का ना पहला चॉइस अभी आज के दिन में भी आर्म फोर्सेस है। आर्म फोर्सेस और इक्वलेंट, इवन पुलिस में ITBP हो गया, CRPF हो गया, असम राइफल हो गया है। सेना में अधिकारी रह चुके कर्नल प्रदीप कुमार मानते हैं कि फौज में जिस जोश, जज्बे और मानसिक संतुलन की जरूरत होती है, वो पहाड़ का परिवेश सिखा देता है। और पहाड़ का लड़का हो या लड़की मानसिक तौर पर इतने मजबूत होते हैं कि वो डिफेंस सर्विसेज के लिए परफेक्ट माने जाते हैं। इट इज मेंटल रोबस्टनेस एंड फिजिकल फिटनेस, वो सब मिला करके उत्तराखंड में सारी वो क्वालिटीज मिलती हैं जो कि एक आर्म फोर्सेस के लिए पूरी तरह से सपोर्टिव हैं। आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए सपोर्ट है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड, उत्तराखंड के वीरों की शहादत हमेशा हमेशा देश के काम आई है। और अब राज्य में सैन्य धाम बनने के बाद नई पीढ़ी का ये जोश बरकरार रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। राज्य का वन विभाग अब फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंट सेक्टर में रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा करने जा रहा है। वन विभाग के प्रमुख राजीव भरतरी ने 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो रोजगार सृजन और आजीविका के विकास के अवसर तलाशेगी। कमेटी 2 महीने के भीतर अपनी एक रिपोर्ट देगी। कमेटी की पहली मीटिंग 18 जनवरी को होगी। चमोली के नंदप्रयाग घाट सड़क के चौड़ीकरण की मांग को लेकर स्थानीय लोग अनशन पर आ रहे हैं, जिनको प्रशासन द्वारा जबरन उठाने के विरोध में 1-2 प्रदर्शनकारी मोबाइल टावर पर ही चढ़ गए। दोनों पिछले 20 घंटों से मोबाइल टावर पर ही चढ़े हैं, जिनको समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि नंदप्रयाग घाट सड़क के चौड़ीकरण की पूर्व में भी 2-2 बार घोषणा हो चुकी है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में भले ही बीते दिनों स्नोफॉल हुआ हो, बावजूद इसके आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बीते 6 सालों में इस बार जनवरी सबसे अधिक गर्म रही है। इसे ग्लोबल वार्मिंग का असर कहें या कुछ और, पहाड़ का मौसम जारी सर्दी में पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। आलम यह है कि बीते सालों में जनवरी में जिस कड़कड़ाती ठंड से लोग जूझ रहे थे, उसी महीने इस बार जाड़ा पूरी तरह से गायब हो गया है। अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों को छोड़ दें तो पहाड़ के निचले इलाकों में जनवरी में ही बसंत के मौसम का एहसास हो रहा है। हल्की ठंड के बीच इन दिनों मौसम भले ही लोगों के लिए खुशनुमा हो, लेकिन ये बदलाव काफी खतरनाक साबित हो सकता है। जो जाड़ों में है, वो जो पोस्ट मानसून के बाद का जो सीजन होता है, उसमें मैक्सिमम जो तापमान है वो हो सकता है कि आपकी जो हमारी रबी की जो क्रॉप्स हैं उनको मतलब कुछ हद तक इफेक्ट कर सकता है। बीते 6 सालों के मुकाबले इस बार जनवरी के पहले पखवाड़े में अधिकतम के साथ न्यूनतम तापमान में भी खासा इजाफा हुआ है। बीते 4 सालों में पहाड़ पर औसत अधिकतम तापमान 14 डिग्री तक रहा, जबकि औसत न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक रहा। वहीं इस बार जनवरी के पहले पखवाड़े में अधिकतम तापमान 17 डिग्री तक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा। ऐतिहासिक रूप से अभी जनवरी का अगर हम देखें इस साल का, तो इसमें दोनों जो अधिकतम तापमान है और न्यूनतम तापमान है, दोनों में अभी तक 13 तारीख तक करीब 4 डिग्री के तापमान में वृद्धि पाई गई है, दोनों में, अधिकतम में भी और न्यूनतम में भी। इस वजह से जो है आपको थोड़ा गर्मी का सा एहसास हो रहा होगा, ठंड एकदम कम हो गई है। इस साल की जनवरी ही नहीं बल्कि बीते साल अक्टूबर और नवंबर भी 6 सालों में सबसे अधिक गर्म रहा। शायद यही वजह है कि इस बार पहाड़ों में बर्फबारी कम ऊंचाई वाले इलाकों में बिल्कुल भी नहीं हुई। ऐसे में अगर सर्दियां यूं ही बढ़ते तापमान के साथ गुजर गईं, तो तय है कि आने वाले दिनों में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। सूबे की सबसे छोटी नगरपालिका दुगड्डा में सरकारी धन की जमकर बर्बादी की जा रही है। नगरपालिका की ओर से लाखों की लागत से कंपैक्टर और कंपोस्टर मशीनें तो खरीद ली गई, लेकिन मशीनों का एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया गया और लाखों रुपए का सामान पालिका भवन की छत पर सड़ रहा है। इसको लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। वहीं नगरपालिका दुगड्डा के ईओ का कहना है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड बनने के बाद ही मशीनों का उपयोग हो पाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।